मैं विभा दुबे, राजनीति शास्त्र विषय में हम कक्षा 11वीं का मौलिक अधिकार विषय पर आज अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, हम उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और यदि हम दूसरी परिभाषा कहें तो ये जनता को प्रदत्त वे अधिकार हैं जो उसके सर्वांगीण विकास में सहयोगी होते हैं। चूंकि ये संविधान के द्वारा ही प्रदत्त हैं, इसीलिए ही हम इन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से लिया हुआ एक ऐसा शब्द है जो मजदूरों के अधिकारों के लिए रखा गया था। इंग्लैंड में ये अवधारणा मजदूरों के अधिकारों के लिए रखी गई थी, इसीलिए इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं और हम इन शब्दों को मौलिक अधिकारों के रूप में भारत में प्रयुक्त करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है एवं अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इन्हें वर्णित किया गया है। हमने यानी भारतीयों ने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है या मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम ये देखें कि कानूनी अधिकार क्या हैं और इन्हें हमने मौलिक क्यों कहा है या मौलिक अधिकार क्या है, इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकारों के संबंध में रिट जारी नहीं की जाती, मतलब आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार क्या हैं? चूंकि जनता के हितों के संरक्षण के लिए हैं ये, इसीलिए इनके संबंध में रिट जारी की जाती है और इन्हें हम मौलिक कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये वो अधिकार है जो भारतीय जनता को समानता के अवसर प्रदान करता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिला हुआ है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन यानी रोजगार के अवसरों की समानता। हर वह व्यक्ति जिसके पास शैक्षणिक योग्यता है या जो शारीरिक रूप से सक्षम है, वह रोजगार पाने के योग्य है और उसको रोजगार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। पूर्व में उपाधियां दी जाती थीं, लेकिन चूंकि अवसर की समानता और समानता की बात हम मौलिक अधिकारों में कर रहे हैं, इसीलिए अब केवल सेना, शिक्षा एवं विज्ञान संबंधी विशिष्ट सम्मान या राष्ट्रपति के द्वारा सराहनीय कार्यों के लिए ही भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री जैसी उपाधियां दी जाती हैं। दूसरे अधिकार की तरफ हम चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारतीय जनता को संविधान के द्वारा दिया गया वह अधिकार जिसके द्वारा स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, क्योंकि उसके विकास से ही देश का विकास निर्भर करता है।
स्वतंत्रता के अधिकारों में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 को भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, भाषण इसका सशक्त साधन है। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, चित्रण आदि के द्वारा विचार प्रकट हम कर सकते हैं, किंतु इससे देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान कम ना हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। किसी भी कार्यों को हम करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा हों, हम अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करें, वो स्वतंत्रता हमें दी गई है। लेकिन शांति को भंग हम ना होने दें, क्योंकि क्षणिक आवेश में आकर व्यक्ति वह कार्य कर जाता है जिससे हिंसा उत्पन्न हो जाती है और उससे हमें बहुत बड़े नुकसान को सहना पड़ता है। तीसरा है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव स्वभाव से ही सभा या समूह बनाने की इच्छा रखता है, और जब तक वह समूह नहीं बनाता है वह अपने बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकता है। चाहे वह व्यापार कर रहा हो, वैवाहिक कार्य कर रहा हो, सुख और दुख के कोई भी क्षण हो, समूह के बिना वो उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। तो व्यापार के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए भी उसको समूह बनाने की आवश्यकता होती है। चौथा है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। हम सब भारतीय हैं, भारतीयों को मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। हम अपने भारत देश में नियमबद्ध रहकर या कानूनों का पालन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पांचवा है पूरे भारत में निवास की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता के साथ ही हमें भारत में किसी भी स्थान पर निवास की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। फिर है पूरे भारत में आजीविका एवं रोजगार की स्वतंत्रता। आवागमन और निवास के साथ ही फिर हमें स्वतंत्रता मिली है आजीविका एवं रोजगार की। हम आजीविका एवं रोजगार की तलाश में कहीं भी निवास कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि खतरनाक एवं नशीली वस्तुओं का व्यापार या मिलावटी पदार्थों का व्यापार ना किया जाए, क्योंकि ये प्रतिबंधित हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 20 यानी अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि अपराध के समय उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अब हम ये देखते हैं कि अपराधी को किस प्रकार से संरक्षण दिए जाएंगे। पहला है उसी समय के कानून से उसको सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया है। यदि बाद में वो अपराधी पकड़ में आता है या उसको सजा दी जाएगी तो उस समय बने हुए नियम के आधार पर उसको दोषी मानकर और दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस समय उसके द्वारा वो अपराध किया गया था उस कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। दूसरा है उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराधी को या किसी भी अपराध को देखने वाले गवाह को बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि उसने स्वयं ने कोई अपराध किया है तो वो अपने अब किए हुए अपराध के विरुद्ध गवाही दे, इसके लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसी प्रकार के अपराध हो रहे हों तो हम बार बार उसी व्यक्ति को उठाकर और सजा दे दें। ये हमारे अधिकारों में या हमारे कानून में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं प्राणों की रक्षा तक मानवीय गरिमा से जीवित रहने का अधिकार मिला हुआ है। हर वह व्यक्ति जिसने जीवन को प्राप्त किया है उसे अपने जीवन को और प्राणों की रक्षा करने के लिए पूर्ण अधिकार मिला हुआ है, और मौलिक अधिकार
भी हमें ये स्वतंत्रता देता है या ये छूट देता है कि हम अपने जीवन और प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा है सम्मानजनक आजीविका का अवसर और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति। चूंकि हमने जीवन तो पा लिया है, प्राणों की रक्षा भी हमें करनी है, लेकिन जब हम इस जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी आजीविका के जो साधन है वो भी हमें सम्मानजनक तरीके के अपनाए जाने चाहिए। बंधुआ मजदूरी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। तीसरा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। बालिकाएं और महिलाएं, उन्हें पूर्ण अधिकार है कि वो अपने स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकती हैं और यदि उनके उन अधिकारों को छीना जाता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकती हैं। अब है अनुच्छेद 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भारत सरकार बाध्य है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित ही नियम रखे गए हैं। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, जो राज्य के द्वारा ही निर्धारित कानून के तहत होगी। इस अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक या उसके संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रावधान है। अब हम देखें बच्चों अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। हर वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तारी दी गई है या गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति को गिरफ्तारी निवारण से संबंधित भी अधिकार दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के संबंध में जो उसको संरक्षण मिले हुए हैं उसमें पहला है गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो ये कारण पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर अपराधी को न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह व्यक्ति जिसको अपराधी करार किया गया है उसको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसको 24 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन जो 24 घंटे का समय उसको दिया जाएगा उसमें उसके आवागमन का या आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। तीसरा है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने की अनुमति होगी या मनपसंद वकील की सलाह वो ले सकता है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको ये छूट दी जाती है कि वो मनपसंद की कानूनी सलाह ले ले और अपने मनपसंद की वकील की सलाह लेकर और अपने संरक्षण के लिए जिस प्रकार के भी वो उपाय कर सकता है उस उपाय की स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। अब हम देखते हैं तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए कभी भी विवश नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 23 में हम देखते हैं मानव व्यापार पर रोक लगाना, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक। बहुत तेज गति से बढ़ते मानव व्यापार जिसको हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का, बालिकाओं का अपहरण कर लिया जाता है और उनका खरीदना बेचना भी चलता रहता है। अनुच्छेद 23 के तहत इस पर रोक लगाई जाए। बंधुआ मजदूरी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, रोजगार कमाने के अवसर उसे मिले हुए हैं, लेकिन उससे बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए।
और बलात् श्रम पर रोक लगाना। बलात् का मतलब है जबरदस्ती। किसी भी काम को किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में एवं खतरों के स्थानों में नियुक्ति ना की जाए। चूंकि ये अवस्था बच्चों की शारीरिक श्रम करने की नहीं होती है, इस समय बच्चा अपने शिक्षा ग्रहण करने की उम्र का होता है या माता पिता के द्वारा लालन पालन का समय उसका होता है। इसीलिए उससे इस प्रकार के कार्य ना कराए जाएं जो उसकी जिंदगी या जीवन को ही खतरे में डाल रहे हों। तो बच्चों को कारखानों एवं खतरों के स्थानों में नियुक्त ना किया जाए। यदि घर की परिस्थितियां खराब हैं और घर से निकलना पड़ रहा है काम के लिए, चूंकि आय के स्रोत बढ़ाने होते हैं वर्तमान की परिस्थितियों को और अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए, तो उस अवस्था में यदि वो बच्चा काम पर जाता है तो उससे ऐसे ही काम लिए जाएं जिसके योग्य वो है या जिसको वो कर सकता है, उसे मजबूर ना किया जाए। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म की आस्था, उपासना एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है तथा अपने धर्म के अलावा वो अन्य धर्मों को मानने की भी स्वतंत्रता प्राप्त किया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 है धर्म को मानने और आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है, धर्म में जो नियम बने हुए हैं उनका आचरण करने की स्वतंत्रता मिली हुई है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कुछ धर्मों में पगड़ी धारण करने की प्रथा है। अब जब उस व्यक्ति के द्वारा पगड़ी धारण की गई है तो चूंकि सड़क पर चलते समय हेलमेट लगाने का नियम है, हम ये देखेंगे कि जब उसने धर्म के अनुसार या धार्मिक बंधन के कारण पगड़ी धारण की है तो उसे हेलमेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 है धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया। हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। संपोषित करना यानी दान देना। धार्मिक कार्यों के लिए दान देने से टैक्स में भी छूट हमें मिलती है। फिर आ गया अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक या उपासना स्थल पर जाने की स्वतंत्रता होती है, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। पांचवा स्वतंत्रता का अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30। 29 एवं 30 दोनों ही अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है और उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मिशनरी के स्कूलों ने जगह जगह अपने संस्थाओं को खोलकर और उनका प्रचार प्रसार करने के साथ ही उनकी अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं छठवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बच्चों, अब आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 30 के बाद हम सीधे अनुच्छेद 32 पर कैसे पहुंच गए। तो बच्चों, अनुच्छेद 31 ही संपत्ति का अधिकार था जिसे अब अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अनुच्छेद 32, ऊपर लिखे किसी भी मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा आपके अधिकारों को छीना जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपने छीने हुए अधिकारों की मांग कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। अभी हम देखते हैं कि ये रिट क्या है। तो संवैधानिक उपचारों हेतु जो लेख हैं, उन लेखों को हम देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसे 24 घंटे का समय दिया जाता है अपनी सशरीर उपस्थिति के लिए। 24 घंटे के अंदर वह सशरीर उपस्थित होकर उपस्थिति न्यायाधीश के समक्ष दे सकता है। दूसरा है परमादेश लेख। परमादेश का मतलब होता है आदेश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारियों को ही आदेश दिया जाता है कि वे अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन पदों पर उन्हें आसीन किया गया है वो अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें। तीसरा आ गया प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि जो कार्य आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है आप उस कार्य को ना करें। चौथा है उत्प्रेषण लेख। यहाँ भी हम देखते हैं कि ऊपरी न्यायालय ही निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आपके जो लंबित मुकदमे हैं या लंबित मामले हैं आप उन्हें जांच हेतु मेरे पास भेज दें। पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख योग्यता की जांच के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही न्यायालयों में जिन पदों पर भी कोई भी सार्वजनिक अधिकारी आता है वह उस पद के योग्य है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को दिया गया है। ये तो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये सारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जाता है। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस समय इन मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। हमें संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान तो किए गए हैं, किंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है और ये अधिकार संसद को दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 ये तीनों वो अनुच्छेद हैं जिस पर संसद विषम परिस्थिति में अधिकारों को स्थगित करके और कानून बना सकती है। पहला है अनुच्छेद 33 जिसमें सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग की कार्यकारिणी के कुछ लोग जो उस हाउस में ही काम करते हैं उन पर अंकुश लगा दिए जाते हैं। वे केवल सेना के द्वारा बने हुए नियम और कानून का ही पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 34 में संसद क्या करती है? मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन, ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें सैनिक बलों को श्रम क्षेत्र शासन और नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। ऐसे नियम लागू होने पर वहां के लोगों पर कुछ हद तक संसद के द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 में संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के तहत अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकार
स्थगित किए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, हम ये देखें कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और ऐसे कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को अलग रूप में प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को अलग रूप में प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं अनुच्छेद 15 और 16 यानी समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का पूर्ण उपयोग हम भारतीय नागरिक कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन चूंकि ये मौलिक अधिकारों में शामिल है तो हम नियम और कानूनों में बंध जाते हैं, यानी जंजीरों में हम जकड़ जाते हैं। फिर वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार। ये भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं तीनों, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब वे अधिकार जो भारतीय और विदेशी दोनों ही नागरिकों को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 14 से 20 यानी समता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 21 और 21A स्वतंत्रता का अधिकार। 21A जिसमें वही 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को या बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से निःशुल्क रूप में दिया जाए। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी व्यक्ति का शोषण ना किया जाए, उसकी योग्यता उसकी क्षमता के अनुसार उससे कार्य लिया जाए, उसकी उम्र या अवस्था या शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की नहीं है उस प्रकार के श्रम उससे ना लिए जाएं। अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए है। धार्मिक प्रबंधन करने का उसको अधिकार मिला हुआ है। कुछ नियमों का पालन करने का अधिकार मिला हुआ है, जैसे मैंने इसके पहले उदाहरण दिया था कि यदि पगड़ी बांधे हुए हैं तो हेलमेट लगाने पर उन्हें कानूनी रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका प्रयोग भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों ही कर सकते हैं।